अब आ जाइए वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण से तात्पर्य यह है कि जो गुण बच्चों में माँ बाप से आए हैं और दिखाई देने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशागत गुण कहते हैं या वंशागत लक्षण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी खाने की स्पीड बहुत जल्दी आप खाना खा लेते हो। 5 मिनट में मम्मी रोटी 2 और लाओ, मम्मी रोटी और लाओ, ठीक है। यदि पापा से यदि चुपचाप अकेले में पूछना कि पापा जब आप छोटे थे तब भी आप जल्दी खाना खाते थे क्या? पापा कह देंगे हाँ बेटा मैं भी जल्दी खाना खाता था। और तुम जब मम्मी से जल्दी खाना मांगते हो तो मम्मी गुस्से में ये कहती है कि लगता है इसका ये गुण तो इसके बाप से आया है, इसके बाप जल्दी खाना जरूर खाते होंगे। कई गुण ऐसे होते हैं, जैसे बोलने का गुण। कई लोगों का बोलने का तरीका, बोलने की स्पीड, बोलने की स्टाइल, बोलने के मैनर्स वैसे ही होते हैं जैसे उनके माँ बाप के होते हैं। फिर आ जाइए शरीर की संरचना। शरीर की संरचना भी आप देखोगे तो आप जा रहे हो, दूसरे जो है मतलब पड़ोसी तुम्हारे या बाहर का आदमी कह देगा अरे भैया ये तो राम सिंह का लड़का जा रहा है। वो तुम्हारी चलने की स्टाइल से, चलने की ढाल से पता कर लेगा कि भैया ये तो लड़का राम सिंह का है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे हाथ की हिलने की पोजीशन, पैरों की कदम रखने की पोजीशन, गर्दन का इधर जो है घुमाने की पोजीशन से लोग कह देते हैं भैया ये तो राम सिंह का लड़का है। इसके अलावा बौद्धिक परिवेश। अमूमन ये देखा जाता है कि माँ बाप भी है अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसमें कहां से आती है? उसके माँ बाप से आती है। अरे भैया ये लड़का तो जो है कलेक्टर बन गया, इसका बाप भी तो कलेक्टर था इसलिए कलेक्टर बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत से गुण होते हैं। अमूमन 98% गुण जो है बच्चे में तुरंत झलक जाते हैं। फिर भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बच्चे के अंदर सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, जो आगे चल के बच्चा प्रजनन करता है, संतान उत्पन्न करता है तो उसमें वो गुण आ जाते हैं। अब हमारे मेंडल साहब ऐसे थे, उन्होंने क्या किया कि जो वंशागत के जो लक्षण थे उनके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए, ठीक है। बड़ा ख्याल रखना कि जो भी जो है मतलब काम किया है मेंडल ने सब पी पौधे के ऊपर किया है। उसने ऐसा नहीं है कि बड़े वाले हाथी पे जो है एक्सपेरिमेंट कर दिया हो तो पता लगा कि बड़े बड़े सब हाथी मारे गए, ऐसा नहीं है। या किसी मछली पे एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं। उन्होंने ऐसे पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया जिनको यदि मार भी दो तो भी अपने को डबल फायदा। आपको जो है मटर के पौधे से आपको जो है खाने के लिए मटर मिल जाएगी, साथ में आपका खेत भी साफ हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि 4-5 महीने की फसल सिर्फ मटर की रहती है। अब मेंडल ने क्या किया, इस वंशागत के लक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, कुछ उसने प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में उन्होंने कुछ नियम बनाए, जिसमें प्रथम यह है, प्रथम उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के आधार पर जो नियम बनाए वो हम आपको सबसे पहले प्रयोग बताते हैं। उन्होंने क्या किया कि मटर का लंबा पौधा लिया। मटर का कैसा पौधा लिया? लंबा पौधा लिया, ठीक है। और उन्होंने दूसरा कौन सा लिया? बौना पौधा या छोटा पौधा लिया। लंबा लिया और बौना पौधा लिया। इन दोनों में आपस में उन्होंने क्या करा दिया? निषेचन करा दिया। क्या किया कि इन्होंने जो है लंबे पौधे का इन्होंने क्या लिया?
जायांग लिया। अरे भाई मादा कौन सा प्रेजेंट अंग लिया, इसका जो है इन्होंने क्या लिया, इन्होंने इसका नर जननांग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं उसको लिया। अब इन्होंने क्या किया, इसका यहां पे क्या करा दिया, निषेचन करा दिया। निषेचन मतलब इसके जो है पुंकेसर जायंत पर लाके डाल दिए, उसको उसके पुष्प को क्या किया उन्होंने, पूरे पूरे फूल को इसके जो है जननांग को पुंकेसर को जयांत के ऊपर डाल दिए। डालने के बाद में क्या किया, इसको उन्होंने पॉलिथीन से या थैली से ढक दिया, जिससे बाहर के जो है पुंकेसर इसके ऊपर आके न गिरे। ठीक है, और उन्होंने निषेचन के लिए छोड़ दिया। जब निषेचन हो गया, जब फली बन गई, जब आगे चल के निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद में फली बनेगी, फली बनने के बाद बीज बनेगा। जब ये बीज बन गए तो इन्होंने क्या किया, इस बीज का क्या कर दिया इन्होंने, अंकुरण कर दिया। क्या किया, अंकुरण कर दिया। अंकुरण करने के बाद में इन्होंने देखा जितने भी पौधे बने सब कैसे बने, लंबे पौधे बने। कैसे बने, लंबे पौधे बने। कैसे बने, लंबे पौधे। ठीक है, अब इन्होंने उसको जो है एक सांकेतिक भाषा में ऐसे प्रदर्शित कर दिया। लंबे को उन्होंने क्या दिया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। बौने को क्या कहा उन्होंने, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, गुणसूत्रों का टीटी और स्मॉल टीटी आधार बनाया। ठीक है, अब इन्होंने आगे चल के जब इन्होंने जो है इस पौधे को दिया तो इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर क्या गुण मौजूद हैं, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। इसके अंदर बौने पौधे गुण तो मौजूद हैं, लेकिन गुण मौजूद होने के बाद भी इसने क्या है कि जो लंबे पौधे के गुण हैं वो प्रदर्शनकारी बना दिए, और जो है बौने पौधे के गुण हैं वो सुप्तावस्था में चले गए। बौने पौधे गुण ने क्या दिया, भैया हम तो अभी सोएंगे आराम से पढ़ के, हम नहीं उठने वाले अभी। लंबे पौधे लंबे गुण से कहिए तुम जाओ अपना प्रदर्शन करो। ठीक है, कुंभकर्ण नाम सुना है, तो सोता रहता था, 11 महीने सोता था, याद है। ऐसे ही ये जो है बौने पौधे के जो गुण थे वो कहाँ में चले गए, सुप्ता अवस्था में चले गए। तो परिणाम क्या हुआ कि जितने भी पौधे बने वे सब पौधे कैसे बने, लंबे पौधे बने। ठीक है, तो और इस वंशावली को उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन, मतलब पहली श्रृंखला, पहली अनुवांशिक श्रृंखला, जिसमें लंबे पौधे के सभी गुण मौजूद हैं और बौने पौधे के गुण सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। चलिए आगे। ये पहला प्रयोग था। पहले प्रयोग में उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाल के कहा कि हम यदि लंबे पौधे को निषेचन बौने पौधे से कराते हैं तो पहली जो जनरेशन बनती है, प्रथम जो जनरेशन बनेगी, प्रथम जो जनरेशन होगी उसमें सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है बौने पौधे के गुण इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने अब क्या किया, उन्होंने जो है जो F1 जनरेशन के जो लंबे जो है जो बीज पौधे थे उनके बीजों को उन्होंने लंबे को फिर लंबे जो है मतलब जो बीज थे और आपस में ही उनके बीजों को लिया, उनको ग्रो किया, उनके पुष्प निकले और उनका आपस में फिर निषेचन करा दिया। मतलब लंबे पौधे का निषेचन लंबे पौधों से फिर करा दिया। ठीक है, तो उन्होंने जब ये निषेचन कराया तो जो परिणाम जो हुए
जो परिणाम जो निकले, चलो लंबा पौधे को अपन ऐसा करते हैं, लंबे पौधे को अपन जो पहले वाले बीज थे बेटा ध्यान देना, उस पर टी स्मॉल टी था, इस पर भी टी स्मॉल टी है। अब इन दोनों पुस्तकों का इन्होंने निश्चय करा दिया आपस में। अब इन्होंने क्या देखे कि इस वाली जनरेशन में, इस जनरेशन में क्या हुआ, पहला लंबे पौधे गुण आए, ठीक है, दूसरे में भी लंबे के आए, तीसरे में भी लंबे के आए, लेकिन चौथा वाला पौधा बना वो कैसा बना, बौना बना, ठीक है। और इन्होंने गुणसूत्री भाषा में इनको ये कहा कि भाई ये टी स्मॉल टी, फिर टी स्मॉल टी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इन्होंने इसको क्या कर दिया, स्मॉल टी आया। और इन्होंने ये कहा कि F1 जनरेशन जो लंबे पौधे थे, लेकिन इनमें सुप्तावस्था के जो गुण पौधे हुए थे, जो उपस्थित थे सुप्तावस्था के गुण, यदि हम उन जो है सभी लंबे पौधों को आपस में निषेचन कराते हैं, तो निषेचन कराने के बाद में जो द्वितीय जनरेशन उत्पन्न होती है, इस द्वितीय जनरेशन में क्या होता है कि 4 में से 3 तो लंबे पौधे होते हैं और एक बौना पौधा होता है। जो बौना पौधा उत्पन्न हुआ है, इस बौने पौधे में भी सभी गुण उपस्थित हैं जो कि सुप्तावस्था में पहले इसके माँ बाप में उत्पन्न तो हुए थे, लेकिन वो अपने जो है गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाए थे। इसी कारण से इसमें उन्होंने कैसा है, एक बौना पौधा आया है। 4 में से 3 तो लंबे आ गए, एक बौना आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो ये प्रयोग था, कौन सा प्रयोग था, ये द्वितीय प्रयोग था। इसका जो है हम अनुपातिक भाषा में लिखते हैं 3:1, 3 का अनुपात 1, 3 लंबे 1 बौना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अभी हम जो आपको बात कर रहे थे, एक गुण लेके चल रहे थे, लंबा या बौना, ठीक है। अब हम जो है मेंडल ने क्या किया था, आगे चल के जो है उन्होंने एक गुण के अलावा 2 गुण लेके साथ चलना शुरू कर दिया। कैसे, 2 गुणों को लेके चलना साथ शुरू कर दिया। देखिए अब उन्होंने जो है क्या किया, 2 विकल्पी जोड़े लिए। 2 विकल्पी जोड़े कैसे, गोल हरे, गोल हरे, पहला गोल दूसरा हरे। और इसको उन्होंने कहा से झुर्रीदार, पीला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे पौधे लिए जिनके की बीज कैसे हैं, गोल हैं और हरे हैं। जिसके बीज कैसे हैं, गोल हैं और हरे हैं। दूसरी बात, जिसके बीज कैसे हैं, झुर्रीदार हैं और पीले हैं। अब इन्होंने आपस में इनका निषेचन प्रारंभ किया, ठीक है। इन्होंने इन 2 गुणों पे, जैसे वो पौधे लिए जो कैसे थे, हरे थे, जिसके बीज कैसे थे, हरे थे, गोल थे, और जिसके दूसरा लिया इसका बीज पीले थे और झुर्रीदार थे। इन्होंने दोनों को आपस में इनका निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद में इनकी पहली जो जनरेशन आई, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन में इनको जितने भी जो है बीज मिले, वो सब कैसे मिले, गोल पीले मिले। कैसे मिले, गोल पीले मिले। इसका मतलब क्या हुआ
कि गोल गुण तो जो है यहाँ आ गया, इन्होंने अपने सब गुण प्रदर्शन कर दिए, पीले वाले ने अपने सब गुण प्रदर्शित कर दिए, और ये झुर्रीदार हैं, और हरे जो मतलब जो ये दो जो है गुण हैं, ये कैसे चले गए F1 जनरेशन में, कैसी अवस्था में चले गए, सुप्तावस्था में चले गए। ठीक है, कैसे चले गए, सुप्तावस्था में चले गए। तो जितने भी इनको जो है मतलब पेड़ मिले, वे सब कैसे मिले, उनके बीज गोल मिले और पीले मिले। अब इन्होंने क्या किया, आगे चल के फिर इनका गोल और पीले वालों का आपस में क्या कराया, निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद में जो F2 जनरेशन में जो इनको बीज मिले वो गोल पीले, जो ये ऊपर वाले हैं वैसा के वैसा ही, फिर गोल हरे, गोल हरे, ठीक है। तीसरा झुर्री पीले, ठीक है, और झुर्री हरे। इनका जो अनुपात मिला वो अनुपात मिला 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इनको जो कुल संख्या मिली है उन पौधों की, इसकी संख्या हुई 315, इसकी संख्या 108, इसकी संख्या 101, इसकी संख्या 32। कुल पौधे उन्होंने कितने लिए, 556। उन्होंने कुल जो 556 जो है पौधे थे, उनमें उनने जो है गोल पीले रंग के 315 मिले, गोल हरे रंग के 108 मिले, झुर्री पीले के 101 मिले, झुर्री हरे के 32 मिले। कुल 556 पे उन्होंने प्रयोग किया था। अब यदि उन्होंने अनुपात निकाला तो गोल पीला 9, गोल हरे 3, झुर्री पीला 3, झुर्री हरे 1। देखो बेटा क्या संयोग, गोल हरे, ये रहे गोल हरे, ठीक है, झुर्रीदार पीला ये आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा कैसे आ गए, गोल पीला आए बेटा, गोल पीला, और इधर कैसे आए, झुर्री हरे आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी F1 जनरेशन थी, जिसमें गोल पीले जो है जो पौधे थे, इन्हीं पौधों में गोल पीला और झुर्री हरे, यानी झुर्री हरे और गोल हरे, ये दोनों के दोनों गुण इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन सुप्तावस्था में पड़े हुए थे। सिर्फ गोल पीला ने अकड़ के कहा कि हम तो दादाजी हैं, हम तो सबसे पहले हम ही बाहर आएंगे। सबसे पहले गोल पीला ही बाहर आए, लेकिन दूसरी जनरेशन में इसका सहयोग बिल्कुल बदल गया। 4 प्रकार के बीज आए, गोल पीला आया, गोल हरे आए, झुर्री पीला आया और झुर्री हरे आया। यदि इसकी आप गुणसूत्री रचना देखोगे तो गुणसूत्री रचना इसकी उसी पैटर्न पे है जैसा कि हमने आपको पहली बार बताया था, ठीक है। अब हम इसको चार्ट से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, गोल पीला, गोल हरा, ठीक है। अब देखो यहां पे कुल कितने हैं आपके पास में, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक है। इन 16 में जो हमने आपको रेशियो बताया था वो अनुपात किसने बताया था? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। गिन लो 16 है कि नहीं है। अब तुम पहले वाले गिन लो, इसमें से गोल पीले 9 है, गोल पीले कितने होंगे? तुम 9 गिन लो इसमें से। गोल हरे गिन लो 3, झुर्रीदार पीले 3 गिन लो, और झुर्रीदार हरे जो है 1 गिन लो। ठीक है, इस तरीके से तुम देखोगे तो इसका जो अनुपात है वो कितना आता है? 9 अनुपात 3, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, तो ये जो अनुपात आया है ये इस बात को साफ साबित करता है कि बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, जो आगे चल के दूसरी जनरेशन में, F2 जनरेशन में अपने गुणों को प्रदर्शित कर देते हैं। इसी कारण से जो अपने को अनुपात मिला है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, टोटल 16। कुल पौधे 556, 315, 108, 101 और 32 हुए। ठीक है, हाँ बच्चों, अभी हम बता रहे थे आपको अनुवांशिकता का, कैसे गुण माँ बाप के बच्चों में आते हैं, मेंडल ने कैसे मटर के पौधे पर प्रयोग किया और किस प्रकार से उन्होंने अनुपात निकाला। बेटा कितना टफ काम, 556 पौधे, कितना धैर्य रखा होगा उन्होंने। फिर इनको हर एक को उन्होंने जो है मतलब छोटे छोटे उनके पास क्या थे, छोटे पहले जो है क्या नाम है, ये तो साइंटिफिक तरीका तो नहीं होता था, बॉक्स तो नहीं होते थे। उन्होंने क्या किया था कि छोटे छोटे जो है जूट के जो है थैले बनाए थे, उन थैलों में इन बीजों को उन्होंने संभाल के रखा था। एक पौधे का बेटा अपन जो है अंकुरण करके बड़ा करने में अपने पूरी ताकत लग जाती है, फिर भी अपन बड़ा नहीं कर पाते। इन्होंने तो 556 पौधों को जो है पालन पोषण करके उनको बीज बनाया, फिर अंकुरण किया, फिर बीज बनाया, फिर अंकुरण किया। कितनी मुश्किल बात है। चलो ये तो सब हो गया। अब अपन बात ये करते हैं कि ये जो है ऐसा 9:3:3 बन, ये सब होता कैसे है, इसके हम जो है इसके अंदर का राज जानेंगे कि किस प्रकार से ये क्रिया शरीर के अंदर, मटर के पौधे के अंदर या हमारे अंदर होती रहती है। इसका हम राज जानेंगे। इसके लिए साधारण सी बात में बेटा तुमने नाम सुना होगा DNA का, द्विसूत्री गुण। क्या रखना बेटा, अपने शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, एक तो साधारण गुणसूत्र होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को बनाते हैं। इसके अलावा कुछ गुणसूत्र होते हैं जो सेक्स से संबंधित होते हैं, जो हमारी जो है क्या करते हैं, हमारे जो है वंश को उत्पन्न करते हैं, हमारे लैंगिक का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसी को हम इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो बेटा गुणसूत्र ही ऐसे हैं जो आगे चल के हमारे नई संरचना बनाते हैं। अब हम गुणसूत्र के बारे में आपको थोड़ा सा इसका एक चित्र दिखाते हैं, देखिए। कितना सुंदर चित्र है। इनको ये बीच में तुम देख रहे हो, ये कैप्सूल जैसे हैं, कैप्सूल खाते हो बीमार होने पर, वैसे के वैसे ही हैं। इसमें तुम देख रहे हो कि ये पट्टी नुमा संरचना है, ये पट्टी नुमा संरचना एक है, ये पट्टी नुमा संरचना दूसरी है। अब इनके बीच में तुम ऐसी संरचना देख रहे हो जैसे बैगनी, पीली, लाल, पीली, बैगनी, पीली, लाल, फिर ये संरचना देख रहे हो। तो ये सब काय के जोड़े हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायमीन के। एटी एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसाइन के। और ये अल्टरनेट बदलते रहते हैं। देखो यहाँ वायलेट आया तो यहाँ रेड आ गया, यहाँ वायलेट आ गया। ठीक है, इसके बाहर तुम ये देखोगे
ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये फास्फेट के और शुगर के बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है, फास्फेट के और शर्करा के बॉन्ड लगे होते हैं, ये आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और इस संरचना को यहां से लेके इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये जीन ही हमारे जितने भी गुण हैं उनको माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरण करता है। और यही जीन ऐसे होते हैं कि स्थान तो कर देते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कभी ये जीन अपने जो है गुण को बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाते। उन्हें हम सुप्तावस्था गुण कहते हैं। जो प्रदर्शन हो जाते हैं उनको हम प्रदर्शनकारी गुण कहते हैं। ठीक है, तो यही जीन, अर्थात जीन क्या, जीन डीएनए का वो भाग जो एक पूर्ण यूनिट बनाता है, जिसमें एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमीन, शर्करा और फास्फेट मौजूद होते हैं। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये ही जीन ट्रांसफर हो जाता है, यही जीन आगे चल के संतान में क्या करता है, स्थानांतरण होता है। लेकिन इस जीन में एक प्रोटीन की भी अहम भूमिका होती है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इसमें और आरएनए दोनों ही मिलके एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन जीन इसका मेन हीरो है। ठीक है, तो ये हो गया काय के बारे में, डीएनए के बारे में, जो हमारी आनुवंशिकता गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम इसके बाद हम आपको बताते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, लिंग का मतलब समझते हो, बताओ। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा लिंग कैसा है, कैसा तुम्हारा सेक्स है, मेल है, नर है, तो तुम्हारा कौन सा लिंग हुआ, नर लिंग हुआ। अरे भाई लड़का, कौन सा लिंग, नर लिंग। अगर लड़की है तो कौन सा लिंग, बताओ भाई, मादा लिंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई लिंग नहीं होता, तीसरा कोई लिंग नहीं होता। तीसरा लिंग होता है, लेकिन उनका अनुपात 0.05% होता है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपन दो ही प्रकार के लिंग लेके चलेंगे, नर लिंग एवं मादा लिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तुमको एक पुराने इतिहास पे लेके चलते हैं। ठीक है, भूलना नहीं, नर लिंग मीन्स लड़का, मादा लिंग मीन्स लड़की, उल्टा मत बोल देना। ठीक है, अब हम इसको लिंग निर्धारण को लेने के लिए सबसे पहले हम आपको पुरानी जो है बात पे लेके चलते हैं कि जो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे घर में पिता और माता, ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनसे तुम उत्पन्न हुए हो। तुम दादा दादी से उत्पन्न नहीं हो, तुम कहां से उत्पन्न हुए, माता पिता से उत्पन्न हुए हो। पिता का लिंग कैसा है, बताओ भाई। पिता का लिंग नर लिंग, माता का लिंग मादा लिंग। पिता के लिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे
ठीक है, तीर का देखा ना। और मादा का लिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे क्रॉस से। ठीक है, वैसे हम तुमको बता दें कि ये जो तीर जैसी जो है जो संरचना है ये बनाई है शुक्राणु से। इसकी संरचना थोड़ी बहुत शुक्राणु से मिलती है। और जो एक गोल वाली संरचना है ये काय से मिलती है? अंडाशय से मिलती है। तो शुक्राणु एवं अंडाशय को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। चलिए, ख्याल रखना जितने भी नर होते हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वे गुणसूत्र हमेशा उन गुणसूत्रों का जो गुण होता है वो X22 स्वभाव का होता है। ठीक है, जबकि जो माता होती हैं उनके अंदर जो गुण होता है वो गुणसूत्र में X एवं X होता है। यानी माता के जो गुणसूत्र हैं वो जो है समगुणसूत्र कहलाते हैं। कैसे? समगुणसूत्र। समगुण सूत्र। और जो पिता के गुण होते हैं वो कहलाते हैं असम गुणसूत्र। बेटा ध्यान रखना, सब खेल इस बाई का है। इस बाई की वजह से ही पिता के जो है जो गुणसूत्र हैं वो असम गुणसूत्र रहने लगे। मां के गुण में एक्स होते हैं, उनको हम सम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि पिता ने बहुत सारे क्या बनाए? स्पर्म बनाए। इनमें किसी में एक्स गुण है, किसी में बाई गुण है, किसी में एक्स है, किसी में बाई गुण है। ठीक है, माताजी ने क्या बनाए? अंडाशय बनाया। इस अंडाशय में क्या हुआ? इसमें भी एक्स गुण है और इसमें भी एक्स गुण है। ठीक है, जब पिता का बाई शुक्राणु माता के एक्स शुक्राणु से मिल गया, संयुग्मन हो गया। संयुग्मन होके युग्मक बना। युग्मक के बाद में भ्रूण बना। भ्रूण के बाद में नई संतान उत्पन्न हुई। वो संतान कैसी होगी? उस संतान के अंदर जो गुण होगा वो कैसा होगा? X22 का होगा, असमसूत्री होगा। आप समझ लो कि पिता के शुक्राणु का X माता के अंडे से X मिला, युग्मन हुआ, युग्मनज बना और आगे चल के संतान उत्पन्न हुई। उसके अंदर गुण कैसा है? X का है। तो पिता का X तो पिता का बाई माता की X जब मिलेगा तो X22 बनेगा। X22 युग्मक बनेगा जो आगे चल के भ्रूण बन जाएगा, संतान उत्पन्न करेगी और ये आगे चल के क्या कहलाएगा? लड़का बन जाएगा। जब पिता का X माता की X से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में जब ये संतान उत्पन्न करेगा तो संतान जो उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी? लड़की उत्पन्न होगी। क्योंकि लड़की के अंदर समान गुणसूत्र हैं और लड़की के अंदर असमान गुणसूत्र हैं। लिहाजा मम्मी तुम्हारी कहती हैं कि लड़का हुआ है, या मम्मी यह कहती हैं अस्पताल से हम लड़का लेके आए हैं, तो तुम समझ लेना पापा का बाई गुणसूत्र मम्मी की एक्स गुणसूत्र से युग्मन हुआ है, आपस में मिले हैं, मिलने के बाद में युग्मक बना है, जो आगे चल के भ्रूण बना है, इसी लड़का बना है। मम्मी कहती है हम अस्पताल से लड़की लेके आए हैं, तो समझना पापा का एक्स गुणसूत्र मम्मी के एक्स गुणसूत्र से जुड़ा है, जुड़ने के बाद में युग्मक बनाया है, भ्रूण बनाया है, इसी कारण से लड़की उत्पन्न हुई है। इसके अंदर समान गुण है जो कि एक्स एक्स हैं। इसी अर्थात कहने का मतलब यह है
कि ये जो लिंग का निर्धारण करता है वो XY जो गुणसूत्र होते हैं माँ बाप के, उसके ऊपर निर्भर करता है। लड़का होगा उसके अंदर XY क्रोमोसोम होंगे, जो मम्मी होंगे, जो लड़की होगी उसके अंदर XX नंबर गुणसूत्र के होंगे। यही हमारे लिंग को निर्धारण करते हैं।